छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में लगभग 7 लाख पेड़ों को काटने की तैयारी अब लगभग पूरी हो चुकी है। राजस्थान को आवंटित और अडानी के एमडीओ वाली नई खदान के लिए छत्तीसगढ़ की विष्णु देवसाय सरकार अपनी ओर से वन स्वीकृति की अनुशंसा केंद्र को भेज चुकी है। अब सिर्फ 8 मई 2026 को केंद्रीय वन सलाहकार समिति यानी एफएसी की बैठक में अंतिम औपचारिक मंजूरी बची है। साफ है, फैसला लगभग हो चुका है। अगर केंद्र की मुहर लग गई तो हसदेव अरण्य के एक और बड़े हिस्से को खनन के लिए खोल दिया जाएगा। यह सिर्फ एक खदान की मंजूरी नहीं है, यह छत्तीसगढ़ के भविष्य पर लिया जा रहा फैसला है। और सबसे बड़ी बात यह कि यह फैसला ऐसे समय में लिया जा रहा है जब पूरी दुनिया जलवायु संकट की चपेट में है और भारत उसका सीधा असर झेल रहा है। जरूरी बात में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। वर्ष 2026 में दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में भारत के 95 शहर शामिल हैं। यह कोई सामान्य आंकड़ा नहीं है। यह बताता है कि गर्मी अब सिर्फ मौसम नहीं रह गई है, बल्कि जीवन का संकट बनती जा रही है। छत्तीसगढ़, जो कभी घने जंगलों, नदियों और अपेक्षाकृत ठंडे मौसम के लिए जाना जाता था, अब अत्यधिक तापमान के मामले में राजस्थान को भी पीछे छोड़ रहा है। यह बदलाव अचानक नहीं आया। जंगल कटे, जल स्रोत कमजोर हुए, जमीन की नमी घटी और तापमान लगातार ऊपर जाता गया। हसदेव अरण्य में लाखों पेड़ों की कटाई का सवाल सिर्फ स्थानीय मुद्दा नहीं है, इससे पूरा मध्य भारत प्रभावित होगा। 7 लाख पेड़ कटने का मतलब सिर्फ लकड़ी नहीं है, इसका मतलब है गर्मी को रोकने वाली प्राकृतिक दीवार को गिरा देना। जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं होते, वे धरती का तापमान नियंत्रित करते हैं, हवा में नमी बनाए रखते हैं, बादलों के चक्र को प्रभावित करते हैं, बारिश को टिकाए रखते हैं और मिट्टी में पानी रोकते हैं। जब इतने बड़े पैमाने पर जंगल साफ किए जाते हैं तो उसका असर सिर्फ उस इलाके तक सीमित नहीं रहता, पूरा मौसम बदलता है। आज लोग साफ देख रहे हैं कि मौसम अब पहले जैसा नहीं रहा। बारिश समय पर नहीं आती, कभी अचानक इतनी तेज होती है कि बाढ़ आ जाती है और कभी महीनों सूखा पड़ा रहता है। एल नीनो जैसी घटनाएं पहले खबरों में होती थीं, अब गांवों के खेतों में दिख रही हैं। किसान समझ रहा है कि धरती का मिजाज बदल गया है। ऐसे समय में अगर छत्तीसगढ़ अपने सबसे समृद्ध साल जंगलों में से एक को खनन के हवाले कर देता है तो यह सिर्फ पर्यावरणीय गलती नहीं होगी, यह आने वाली पीढ़ियों के खिलाफ लिया गया फैसला होगा। हसदेव अरण्य में 3 कोल ब्लॉक राजस्थान को आवंटित हैं, जिसमें 2 चालू हैं और ये तीसरी कोल ब्लॉक है केटे एक्सटेंशन और इसका एमडीओ भी निजी कंपनी के पास है। ये जो 7 लाख पेड़ों की कटाई है, इस तीसरे कोल ब्लॉक की फॉरेस्ट क्लियरेंस की प्रक्रिया जो होने वाली है, राज्य सरकार ने अनुशंसा कर दी और केंद्र में 8 तारीख को प्रस्ताव है, उसके लिए ये कोशिश की जा रही। जो मामला सबसे बड़ा ये है कि देखिए, इस कोल ब्लॉक की ज़रूरत ही नहीं है राजस्थान को। वो इसीलिए क्योंकि राजस्थान को जितनी कोयले की ज़रूरत है 21 मिलियन टन की, वो ऑलरेडी जो संचालित कोल ब्लॉक है पलसा स्टे के निवासन से पूरी हो रही है। उसके बाद पलसा भी 5 मिलियन टन चालू हो गया है, तो इस कोल ब्लॉक की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान के अंदर आप देखेंगे कि लगभग 32,000 मेगावाट के पावर सोलर परियोजनाएं आ रही हैं। तो जब वहाँ पे इस पैमाने पे सोलर परियोजनाएं आ रही हैं तो हसदेव के समृद्ध जंगल को क्यों उजाड़ा जा रहा है। दूसरा जो मुद्दा ये है कि ये जो केटे एक्सटेंशन की स्वीकृति की प्रक्रिया है, ये छत्तीसगढ़ विधानसभा की अवमानना है। 26 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सर्वसम्मति से ये संकल्प पारित किया था कि हसदेव के सभी कोल ब्लॉक निरस्त किए जाएं। उसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों के दलों के विधायक 90 विधायक शामिल थे। और उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने न सिर्फ इसकी वन स्वीकृति, पूर्व सरकार ने वन स्वीकृति रोकी थी, इसकी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया रोकी थी और जनसुनवाई को भी इन्होंने रोका था। सरकार बदलते ही वर्तमान सरकार ने इन तीनों प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और केटे एक्सटेंशन को खोलने की प्रक्रिया बहुत तेज़ी के साथ चल रही है। यदि केटे एक्सटेंशन परियोजना को स्वीकृति दे दी जाती है तो आप यकीन मानिए कि हसदेव अरण्य का जो समृद्ध जंगल का इलाका है, जहाँ पे पहले ही 2 कोयला खदानें संचालित हैं, जिसमें 10,500 एकड़ का लगभग 6 लाख पेड़ काटे जा चुके हैं, वहाँ पे 7 लाख और पेड़ों की कटाई, क्योंकि ये 1762 हेक्टेयर का कोल ब्लॉक है, जिसमें 98% फॉरेस्ट इलाका है। तो हसदेव की जो जैव विविधता है समृद्ध, वो ख़त्म हो जाएगी
और इससे जो हाथी लिजर्ड बना है, जो लेमरू एलिफेंट लिजर्ड बना है, वो पूर्ण रूप से औचित्यहीन हो जाएगा। क्योंकि हाथियों का जो आवाजाही का कॉरिडोर है वो बाधित होगा। और अभी भी आप देखेंगे, पिछले 1-2 साल से देख लीजिए, जब से परसा कोल ब्लॉक चालू हुई है, हाथी लगभग उस जगह पे डटे हुए हैं, लगातार वहाँ पे हैं, क्योंकि उनका रोड बंद हो गया। तो यदि हाथी के आने जाने के रास्ते ब्लॉक होंगे तो फिर इसका कोई औचित्य नहीं है। जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो है हसदेव नदी और बांगो का। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में ये साफ तौर पे कहा है कि यदि हसदेव में किसी भी नए कोल ब्लॉक को स्वीकृति दी जाती है तो न सिर्फ हसदेव नदी बांगो बांध का अस्तित्व खत्म होगा, बल्कि मानव हाथी संघर्ष इतना व्यापक हो जाएगा कि कभी आप संभाल नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि ये जो खदान है, ये खदान किसी भी नज़रिए से छत्तीसगढ़ के लिए विनाश ही रहेगा। और एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो छत्तीसगढ़ के अंदर सरगुजा का जो सबसे लोगों की आस्था, पूरे छत्तीसगढ़ का आस्था का केंद्र है, रामगढ़ पहाड़, जो कि ऐतिहासिक और प्राचीन पुरातात्विक स्थल है, जहाँ कहा जाता है कि सबसे प्राचीन नाट्यशाला है। ये अभी जो वहाँ पे माइनिंग हो रहा है उससे लगातार रामगढ़ पहाड़ में ब्लास्टिंग हो रहा है। और यदि तीसरी ये खदान खुलती है तो आप यकीन मानिए कि रामगढ़ का अस्तित्व तो नहीं बचने वाला है। तो चाहे रामगढ़ पहाड़ के विनाश की बात हो, चाहे वहाँ के आदिवासियों की आजीविका, संस्कृति, अस्तित्व का सवाल हो, चाहे वो बांगो बांध और हसदेव नदी के सवाल हो, ये परियोजना भारी विनाश लाएगा। और ये कहने में कोई परहेज़ नहीं है कि इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में जंगलों का विनाश हुआ तो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ को रेगिस्तान बनते हुए हम अपनी आंखों के सामने देखेंगे। केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक, जिस पर 8 मई को विचार होना है, कोई अलग मामला नहीं है। इससे पहले परसा ईस्ट केते बासेन यानी PEKB और परसा खदानों के नाम पर 10,630 एकड़ जंगल साफ किया जा चुका है। लगभग 6 लाख पेड़ पहले ही काटे जा चुके हैं, अब 7 लाख पेड़ और कटेंगे। इसका मतलब यह है कि कुछ वर्षों में ही हसदेव के बड़े हिस्से को व्यवस्थित तरीके से खत्म किया जा रहा है। जंगल कटने का सीधा असर पानी पर पड़ता है। हसदेव नदी और बांगो जलाशय इस पूरे क्षेत्र की जीवन रेखा हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि खनन का असर हसदेव नदी और बांगो जलाशय पर पड़ेगा। बांगो जलाशय छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलाशय है और लगभग 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई इससे होती है। अगर जंगल हटेंगे तो पानी का प्राकृतिक संरक्षण खत्म होगा। बारिश का पानी सीधे बह जाएगा, मिट्टी बहेगी और जलाशय की उम्र घटेगी। यह सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है, यह खेत, किसान और अन्न उत्पादन की बात है। और इस संकट को कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति और बिलासपुर जैसे जिलों के लाखों लोग भुगतेंगे। पर्यावरण का संकट आखिरकार सबसे पहले गरीब और ग्रामीण समाज पर टूटता है। हसदेव के आसपास के गांव में रहने वाले आदिवासी समुदायों के लिए जंगल बाजार नहीं है, जीवन है। प्रस्तावित परियोजना का 98% क्षेत्र घने जंगल में है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के मुताबिक इस इलाके के ग्रामीणों की करीब 70% आय जंगल से आती है। महुआ, तेंदुपत्ता, चराई, लकड़ी, जड़ी बूटी, निस्तार, इन सब पर हजारों परिवार निर्भर हैं। जब जंगल कटते हैं तो सिर्फ हरियाली नहीं जाती, घर की रसोई सूख जाती है। इस पूरे मामले की सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि जिन लोगों की जिंदगी इस जंगल से जुड़ी है, उनकी आवाज सबसे कमजोर कर दी जाती है। वनाधिकार कानून की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, लेकिन खदान की फाइलें आगे बढ़ रही हैं, यानी अधिकार बाद में, खनन पहले। साथियों जिंदाबाद। मैं रामलाल करियाम ग्राम साली से हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति का मेंबर हूँ। साथ ही हसदेव अरण्य क्षेत्र में एक नया कोल ब्लॉक केते एक्सटेंशन राजस्थान राज्य सरकार को आवंटित है, जिसकी खनन अडानी कंपनी द्वारा की जाएगी। साथ ही हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति इस कोयला खदान का कड़ी विरोध करती है, क्योंकि यह क्षेत्र 99% घना जंगल है। इस घना जंगल में हाथियों का निवास स्थान है। इस जंगल के बगल में रामगढ़ पर्वत है, जो कि एक बहुत विशाल पर्वत है, जहाँ सीता बेंगरा है, लक्ष्मण गुफा है या नाट्यशाला है। यहाँ पे लाखों लोग तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। अगर यह क्षेत्र कट जाएगी तो हमारी जो रामगढ़ पर्वत खत्म हो जाएगी। साथ ही इस क्षेत्र को बचाने के लिए
हमारी हसदो रहना बचाओ संघर्ष समिति बहुत ही जोश के साथ में सामने आएगी और इस क्षेत्र को कटने से हसदो रहना बचाओ संघर्ष समिति कड़ी विरोध करती है। जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। हाथियों का सवाल भी इस पर्यावरणीय संकट से जुड़ा है। हसदेव अरण्य और उससे लगे हुए 1995 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को हाथी रिजर्व के लिए अधिसूचित किया गया था। मकसद साफ था, हाथियों का प्राकृतिक रास्ता बचाना और मानव हाथी संघर्ष कम करना। लेकिन प्रस्तावित केते एक्सटेंशन खदान इस रिजर्व की सीमा से सिर्फ 10 किलोमीटर के भीतर है। अगर यहां खनन हुआ तो हाथियों का रास्ता टूटेगा। जब जंगल सिकुड़ते हैं तो हाथी गांवों की तरफ आते हैं, फिर वही हाथी समस्या घोषित कर दिए जाते हैं। असल समस्या कौन है? जंगल में रहने वाला हाथी या उसके रास्ते में खड़ी की गई खदान? भारत सरकार की वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो साल के अपने अध्ययन के बाद चेतावनी दी थी कि हसदेव में एक भी नया कोयला खदान मानव हाथी संघर्ष को इतना विनाशकारी बना देगा कि उसे रोक पाना असंभव हो जाएगा। लेकिन हमारी सरकारों को ऐसी चेतावनियों से कोई डर नहीं लगता, क्योंकि वे अपने करोड़ों के बंगले में सुरक्षित हैं। इसी तरह प्राचीन रामगढ़ की पहाड़ी का मामला बताता है कि इस पूरी प्रक्रिया में कितनी जल्दबाजी और कितनी चालाकी है। वास्तविक दूरी 9 किलोमीटर है, लेकिन दस्तावेजों में 11 किलोमीटर दिखाई गई। मौजूदा खनन के कारण वहां पहले से बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। अगर नई खदान खुली तो ऐतिहासिक, पुरातात्विक और धार्मिक महत्व वाला पूरा रामगढ़ पहाड़ संकट में पड़ जाएगा। राजनीतिक सवाल भी उतना ही साफ है। 26 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था कि हसदेव अरण्य के सभी कोल ब्लॉक निरस्त किए जाएं। इसमें भाजपा के विधायक सबसे आगे थे, लेकिन आज वही भाजपा सरकार केंद्र को मंजूरी की सिफारिश भेज रही है। यानी विधानसभा की सामूहिक इच्छा एक तरफ और सरकार का फैसला दूसरी तरफ। बिजली की जरूरत का तर्क भी अब कमजोर पड़ता दिखता है। छत्तीसगढ़ के वनों का विनाश असल में राजस्थान के कोयले के लिए हो रहा है। अब जरा इस आंकड़े को समझिए। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी CEA के संशोधित आंकड़ों के अनुसार राजस्थान को 2025-26 से 2035-36 के बीच 16,561 मेगावाट बिजली की जरूरत होगी। पहले यही जरूरत 20,532 मेगावाट बताई गई थी, यानी मांग घट गई है। ऊपर से राजस्थान, काली सिंध और छाबड़ा पावर प्लांट के विस्तार से 830 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उपलब्ध होगी। इसके अलावा राजस्थान में 32,000 मेगावाट की सोलर परियोजनाएं लग रही हैं। दरअसल हसदेव के कोयले में राजस्थान सरकार का नाम लेकर निजी कंपनी जो है अडानी के मुनाफे के लिए साला खेल चल रहा है। राजस्थान का हाल ही में जो आंकड़े अभी आए हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो पूरे देश में बिजली की ज़रूरतों के अनुमान लगाती है, उसने अभी जो ताज़े आंकड़े राजस्थान को लेके उन्होंने जमा किए हैं राजस्थान रेगुलेटरी कमीशन की सुनवाई में, उसमें उन्होंने बहुत साफ तौर पे ये कहा है कि राजस्थान की जो पूर्व अनुमान थे बिजली की ज़रूरतों के 2025-26 से लेके 2035-36 के बीच में, वो था 20,300 मेगावाट के आसपास। उसको उन्होंने घटाते हुए लगभग 16,000 मेगावाट के आसपास उन्होंने कहा है कि राजस्थान को सिर्फ 16,000 मेगावाट के आसपास बिजली की ज़रूरत होगी। उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के जो प्लांट चल रहे हैं और जो उनकी विस्तार परियोजनाओं को मिलाने के बाद राजस्थान में 640 मेगावाट सरप्लस बिजली है। तो पहले से आज राजस्थान में सरप्लस बिजली है, ऊपर से राजस्थान के अंदर 32,000 मेगावाट की सोलर परियोजनाएं आ रही हैं। और जो तर्क दिया जा रहा है कि कोयले की ज़रूरत का, जो राजस्थान के अंदर कोयला आपूर्ति का जो अडानी के साथ अनुबंध है वो 20 मिलियन टन का था, उसको 21 मिलियन टन भी यदि हम मानते हैं तो पलसा ईस्ट के तेवासन कोल ब्लॉक है जिसकी शुरुआती क्षमता 20 मिलियन टन की थी, उसको बढ़ा के 21 मिलियन टन कर दिया गया है। और उसके साथ 5 मिलियन टन जो है वो पलसा कोल ब्लॉक चल रहा है। 26 मिलियन टन राजस्थान में पहले से ही कोयला जा रहा है और इस नए कोयले की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल ये जो पूरा खेल है ये अडानी के पावर प्लांटों को चलाने के लिए है। आप देख लीजिए कि हसदेव का जो कोयला है
उस कोयले से रिजेक्ट के नाम पे जो 30% कोयला निकल रहा है, वो कोयला अडानी के जो छत्तीसगढ़ में 3 प्लांट चल रहे हैं, उन प्लांटों में कोयला आपूर्ति किया जा रहा है रिजेक्ट के नाम पर। और आप यहाँ से जब आप अंबिकापुर के लिए जाते हैं, उस हाईवे पे आप देखिए किस पैमाने पे हजारों की संख्या में ट्रक चल रहे हैं और वो पूरा कोयला जो है प्लांटों में जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उस रिजेक्ट कोयले की आड़ में जो खेल चल रहा है, तो अडानी के अपने निजी ज़रूरतों के लिए हसदों को उजाड़ने की प्रक्रिया है। राजस्थान की ना बिजली का इससे कोई लेना देना है, ना राजस्थान की कोयले की ज़रूरत है। और इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात है कि स्वयं प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि 2030 तक भारत देश में 50% जो टोटल एनर्जी है, उस टोटल एनर्जी में 50% रिन्यूएबल एनर्जी होगा। इस आधार पे हम ये मान रहे हैं, जो आंकड़े हैं सरकार के, कि कोल बेस एनर्जी कम होना है, तो नए प्लांट आने नहीं हैं, तो फिर केटे एक्सटेंशन कोल ब्लॉक क्यों खोला जाएगा। और इसी लिए हमारा सवाल है कि एक जिस राजस्थान को कोई ज़रूरत नहीं है, तो हसदेव के एक ऐसे कोल ब्लॉक का जिसका 98% फॉरेस्ट इलाका है, ऐसे जंगल को आप कैसे उजाड़ सकते हैं। जब सौर ऊर्जा इतनी तेजी से बढ़ रही है, तब कोयले की नई खदान खोलने का तर्क और भी कमजोर हो जाता है। राजस्थान के वर्तमान और विस्तारित पावर प्लांटों को करीब 21 मिलियन टन कोयले की जरूरत है और यह जरूरत सिर्फ पीईकेबी खदान से पूरी हो रही है। फिर परसा और केते एक्सटेंशन की जरूरत क्यों है? यही असली राजनीति दिखाई देती है। यह खदान जनता की जरूरत से ज्यादा कॉरपोरेट मुनाफे की जरूरत लगती है। जंगल छत्तीसगढ़ का कटेगा, गर्मी छत्तीसगढ़ झेलेगा, पानी छत्तीसगढ़ का सूखेगा, आदिवासी छत्तीसगढ़ के उजड़ेंगे, लेकिन फायदा कुछ निजी कंपनियों की बैलेंस शीट में जाएगा। इसलिए हसदेव का सवाल सिर्फ 7 लाख पेड़ों का सवाल नहीं है। यह सवाल है कि जब धरती पहले से तप रही है, जब मौसम पहले ही बिगड़ चुका है, जब किसान आसमान देखकर डर रहा है, तब क्या हम अपने सबसे बड़े प्राकृतिक कवच को खुद ही काट देंगे? अगर इस समय भी जंगल नहीं बचाया गया, तो आने वाले सालों में सिर्फ तापमान नहीं बढ़ेगा, जीना मुश्किल होता जाएगा। जरूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात। नमस्कार।